Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी 16 जून 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। विजिटिंग कार्ड को बोने से उगेगा गेंदे का पौधा। आईएएस अधिकारी की खास पहल, जमकर हो रही तारीफ। देश का हर दूसरा व्यक्ति आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का कर रहा इस्तेमाल। सरकारी सर्वेक्षण से निकाला निष्कर्ष। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। मूडीज रेटिंग्स ने जारी की रिपोर्ट। G7 बैठक में हिस्सा लेने इटली पहुंचे पीएम मोदी। ऋषि सुनक, मलोनी समेत मैक्रो के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। देश की सेनाएं हर चुनौती के लिए तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया क्या होगा अगले 5 साल का रोड मैप। बारिश ने फेरा पाकिस्तान के अरमानों पर पानी। नहीं मिला सुपर 8 का टिकट। अमेरिका की हुई एंट्री। अब सुनिए समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र की सांगली मिराज कुपवाड़ा नगर निगम के आयुक्त आईएएस शुभम गुप्ता ने एक विशेष विजिटिंग कार्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। विजिटिंग कार्ड में उनका नाम, डेजिग्नेशन छपा हुआ है। शुभम गुप्ता ने पोस्ट पर लिखा, अब जो भी मेरे ऑफिस में आएगा उसे तस्वीर में नजर आ रहा विजिटिंग कार्ड मिलेगा। ये विजिटिंग कार्ड जब उगाया जाएगा तो सुंदर मेरी गोल्ड के पौधे में तब्दील हो सकता है। भारत में लगभग हर दूसरा व्यक्ति आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का उपयोग करता है। एक सरकारी सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सर्वेक्षण में कहा है कि 46% ग्रामीण और 53% शहरी लोग इस पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का उपयोग करते हैं। आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी शामिल हैं। भारत 2024 में एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मूडीज रेटिंग्स द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत 2024 की पहली छमाही में विकास के मामले में सबसे आगे रहेंगे और बढ़ते निर्यात, स्थानीय मांग और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च के दम पर कोरोना पूर्व से बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखेंगे। इटली के शहर अपूलिया में G7 देशों की अगुवाई में होने वाली बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को देर रात वहां पहुंच गए। देर रात तक मिली सूचना के अनुसार पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, इटली के पीएम जियोर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, जापान के पीएम किशिदा से मुलाकात होनी तय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगातार दूसरी बार कार्यभार संभालने के बाद कहा कि नई सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगले 5 साल के अपने नजरिए पर रोशनी डालते हुए कहा कि सरकार वर्ष 2028-29 तक अपना रक्षा निर्यात बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा उद्देश्य
देश की सुरक्षा उपकरणों को और सशक्त बनाना होगा। फ्लोरिडा में लगातार बारिश हो रही है। पिच गीली होने के कारण टॉस में देरी हुई। भारतीय समयानुसार टॉस 7:30 बजे होना था, लेकिन इसके बाद अंपायर्स ने रात 8 बजे मैदान का इंस्पेक्शन किया। इस दौरान फैसला लिया गया कि अगला निरीक्षण रात 9 बजे होगा, लेकिन लगातार बारिश के कारण मैच को रद्द करना पड़ा, जिससे पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फिर गया। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 66,040 रुपए प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 55 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55 रुपए 27 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य एंड कविताएं, चुनाव चर्चा। और आज हमारे साथ गेस्ट्स हैं और एक अनुराधा तिवारी जी हैं और सारिका सिंह जी हैं और पल्लवी सोहनी हैं। तो अब आप सुनिए आज का विचार। जी हाँ सुनील जी, और पहेली के बारे में आप बाद में बताएंगे या अभी बताना चाहेंगे? पहेली भी बता ही देते हैं। आज पहेली भी है और पहेली जो है वो महान स्वतंत्रता सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, उनका जन्मदिन कब होता है, तो आपको बताना है डेट कि किस डेट को उनका जन्म हुआ था। जी हाँ श्रोताओं, गेस्ट की बात तो सुनील ने बता दिया आपको, लेकिन ये बहुत ख़ास है कि आज हम याद करें राम प्रसाद बिस्मिल जी को, जो शहीद हैं और बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इसी हफ्ते उनका जन्म दिवस होता है। तो अगर आप गूगल करेंगे तो इसी बहाने उनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि वो कैसे शहीद हुए और उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हमें स्वतंत्रता दिलाने में। तो चलिए गूगल करते रहिए और हमारा रेडियो सुनते रहिए। आप अपने अतिथियों के बारे में तो सुनील जी ने आपको बताया है, लेकिन सबसे पहले अतिथि हमारी जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा तिवारी हैं, जो पहले भी दर्पण रेडियो पे आ चुकी हैं और इन्हें दोबारा हम लेके आए हैं क्योंकि भारत से पधारी हुई हैं अभी यहाँ सिडनी में। तो बहुत बड़ी कवित्री हैं और साहित्यकार हैं, तो मुझे लगा क्यों ना आज के विचार में इनका ही लिखा कुछ आपको सुनवाएं। तो स्वागत करते हैं। डिटेल में अतिथियों के बारे में थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का विचार अनुराधा जी से। धन्यवाद ऋचा जी। मुझको ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा बहुत अच्छा लगता है। ज़िंदगी में खिलखिला के चल, मस्त रहे ये ज़माने को बता के चल। माना कि दुनिया में बंदिशें तो है हजार, तू मौज में चल, सबको अपना बना के चल। क्या बात है, और ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा सबके लिए होना चाहिए। चलिए सुनते हैं एक भजन।
सो श्रोताओं, हमारा पहेली अभी भी जारी है और आज की पहेली है महान स्वतंत्रता सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन कब होता है। और इसका जवाब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम में अगर आप मेंबर हैं तो आप उस पे भी दे सकते हैं, या अगर आप नहीं हैं मेंबर तो आप जो है हमारे फ़ोन पे एसएमएस कर सकते हैं अपना जवाब और अपने नाम ज़रूर भेजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0468467196। और प्राइस क्या है? हाँ, ये जो पहेली है उसका प्राइस, तो अगर आप जीतते हैं, एक आदमी जीतेगा और उसको कलर्स ऑफ इंडिया का $50 का वाउचर मिलेगा, तो आप लंच या डिनर में उसको यूज़ कर सकते हैं। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम-गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम जो है मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपने चहेते अभिनेता को, जिनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। मेरे बहुत ही पसंदीदा अभिनेता ये रहे हैं, और आज इसलिए क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। 16 जून 1950 में उनका जन्म हुआ था, और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में दी हैं, और मैं ख़ासकर इनके डांस के अंदाज से बहुत प्रभावित थी। और इन्होंने, मैं तो ये कहूँगी कि सिनेमा की धारा बदल दी। जिस ज़माने में अमिताभ बच्चन बिल्कुल छाए हुए थे, उसमें एंट्री करना और अपना नाम बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने सिनेमा की धारा भी बदली और बिना किसी बैकग्राउंड के जो है एक डिस्को डांस जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो आज के सारे गीत जो हैं वो मिथुन जी को ही समर्पित हैं। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 73 वर्ष के आज वो हो गए हैं। तो सुनते हैं उनका एक गीत।
यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के देके तुम्हें सारी खुशी मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी तेरा प्यार कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। जी हाँ श्रोताओं, अब समय आ गया है कि अपने मेहमानों से आपको एक एक करके मिलवाते जाएं। तो आइए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा तिवारी जी से और उनके ही मुख से सुनते हैं उनका परिचय। तो अनुराधा जी, आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं और आपका प्रोफेशन क्या है और रुचियाँ क्या है वगैरह वगैरह। धन्यवाद ऋचा जी। मैं इस समय लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज है, गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज, NSCP गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ जी। मेरी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हुई है और मेरा कर्म क्षेत्र अधिकांश रूप से लखनऊ का ही रहा है। अच्छा। और साहित्य में मेरी अभिरुचि है और मैं ये कहूँ कि मैं साहित्य में जीती हूँ, सांस लेती हूँ और उसको उस शिद्दत के साथ महसूस करती हूँ जिसने मेरे मन को एक बहुत खूबसूरत मुकाम दे रखा है। तो मैं जीवन की इस दुनिया की बहुत आभारी भी हूँ। और नाटक, डांस, ड्रामा ये मेरी अभिरुचि के अंतर्गत आते हैं। मैंने नाटकों का निर्देशन भी किया है जिसमें KP सक्सेना का कहात्र सी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं और मेरा मंचित स्वयं मेरा अभिनय किया हुआ एक नाटक काफ़ी फेमस हुआ था, कोर्ट मार्शल। अच्छा। जिसमें मैंने मेजर पुरी की भूमिका की थी। और वैसे कोर्ट मार्शल को अलग अलग समय पे अलग देश भर में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा मंचित किया गया है, किंतु हम लोगों का लखनऊ में जो प्रयास था वो बहुत ही ज़्यादा उसने प्रशंसा प्राप्त की। तो यही मेरी दुनिया है और मुझे छात्रों से बहुत लगाव है। उनके बीच में मैं अपने पुराने दिनों में लौट जाती हूँ और मुझको लगता है कि अगर आप शिक्षक हैं तो इस ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी नेमत है कि आप अपने आप को बहुत सारे लोगों में ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। आप वो सारी चीज़ें जो कभी आपने अपने बच्चों के लिए सोची थी वो आप दुनिया के ढेर सारे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और कालांतर में वो बच्चे जब आपको मिलते हैं और आपसे कहते हैं कि वो आप जैसा होना चाहते हैं
तो मेरे ख्याल से ऋचा जी इससे खूबसूरत बात भाव और कोई हो नहीं भावना सकती है। कोई नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। तो और जैसे कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, तो ये बात सही है कि माता पिता के से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि शिक्षक का जो है बहुत बड़ा रोल होता है आपके व्यक्तित्व निर्माण में। तो आप बहुत ही नेक कार्य और बहुत इम्पोर्टेंट कार्य कर रही हैं। लेकिन ये मैं पूछना चाहूँगी कि साहित्य और ये कविताएं क्या आपको विरासत में मिली, या आपने डेवलप की, या बचपन से ही ये टैलेंट लेके ही आप इस दुनिया में आई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ अपने माँ और पिता दोनों की। जी। मेरी माँ बहुत अच्छी कविताएं लिखती है और मेरे पिताजी ऊर्जा और ओज का स्रोत है। अच्छा, वो कैसे? कविताएं माँ लिखती थी, पर जी। उनको किस तरह से पढ़ना है, सुनाना है और उनके भावों में जीना है, तो ये पापा सिखाते थे। अच्छा। तो उनके कारण जब भी कभी कोई कवि सम्मेलन, वो अलग अलग जगह पोस्टेड रहे, कहीं होता था, तो उनका शुभ नाम लीजिए। श्री DN शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा मेरे जी। पिता है, जी। और डॉक्टर सुशीला शर्मा मेरी माँ का नाम है। तो वो परफॉर्म मतलब कवि सम्मेलनों में पढ़ते थे? जी नहीं, जी। यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कवि सम्मेलन होते थे। मैंने मंच पर अपने पिता के कारण अपनी माँ की कविताओं का पाठ किया है अपने बचपन में। क्या बात है। तो नीरज के साथ, सोम ठाकुर, जगदीश गुप्त, इन सब के साथ मैंने मंच साझा किया है जब मैं बच्ची थी। तो वो भाव मन में रह गए, पल गए। वाह। तो जिंदगी उस तरह से ज्यादा अच्छी और सुंदर लगने लगी। तो उसी तरह से ढलती गई जिंदगी जी, आपकी, जी, जी, और जी। आप इसको एंजॉय करने लगे, जी, और जी। फिर आपने इसको आगे बढ़ाया। जी। तो फिर साहित्य में रुचि, साहित्य में ज्यादा रुचि है कविताओं में? देखिए, कविताएं साहित्य का ही एक अंग है। जी। और मैं तो साहित्य में जीती हूँ। कविताएं बहुत प्यारी। देखिए, जब भाव को थोड़े शब्दों में छोड़ करके ज्यादा कहना होता है तो हम कविता में आते हैं। जी। और जब भाव में भावनाओं, देश काल, समय, परिस्थिति, दर्शन, भूगोल के साथ बहना होता है, तब हम उपन्यास में आते हैं। बहुत सही बात आपने की। तो आपने किस धारा में लिखा है? साहित्य में क्या लिखते हो आप? मैंने छोटी कहानियां लिखी हैं जी। और कविताएं। जी। कविताएं ज्यादा लिखी हैं। और कविताओं का लिखने का तो ये है कि बस वो कविताओं के लिए सही बात है, वो आती है आपके पास। जी। आप जी। हर वक्त, वो तो एक धारा है जो बह गई और निकल गई जबान बस से। आप बैठे हैं, आप खिड़की के पार देख रहे हैं और आपने कुछ महसूस किया और जी। आपने लिख दिया। जी। पर आप हर वक्त महसूस नहीं करते नहीं हैं ना। करते हो। आई एग्री। जी। थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ मैं गीत, तो मुझे ये पता है कि, और अगर वो पल निकल जाता है तो फिर वो चीज वापस नहीं आती है, अगर जी, आप उस समय जी, नहीं इस संदर्भ लिखे। में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे अपने बेड साइड में एक कॉपी और पेन रख के सोते थे। अच्छा। क्योंकि सोते सोते भी कविता की पंक्तियां आ जाती थी। अच्छा। और उठ के तुरंत लिख लेते थे। और ये बात शायद आपने भी महसूस की, मैंने कई बार महसूस की, कि अगर चलते चलाते अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है और आपने उसको नहीं लिखा, फिर वो गया, वो उसी क्षण आता है। जी जी। तो किस तरह के साहित्य पढ़ना पसंद करते हो आप? किनको ज्यादा पढ़ते हो? देखिए, मेरे साहित्य में अगर अभिरुचि का बहुत बड़ा श्रेय गद्य साहित्य में मैं कहूँ तो बंगाली लेखकों की तरफ जाता है। अच्छा। शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, इन लोग, और हिंदी में प्रेमचंद। पर अच्छा। प्रेमचंद, आश्चर्य की बात है कि जीवन में बाद में आते हैं मेरे। वैसे हिंदी बेल्ट वाले लोगों की जिंदगी में वो पहले आते हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं, कुछ स्वभाव में रोमानियत ज्यादा कह लीजिए। अच्छा। कि शरद की नायिकाओं ने मुझे बंगाली महिलाओं से प्यार सिखा दिया। अच्छा। वो मुझे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियां लगने लगी, क्योंकि उनके चरित्र में बहुत रहस्य है। वो बहुत सीधे से आपसे नहीं मिलती हैं। अच्छा। वो एक पहेली की तरह होती है। तो उन पहेलियों ने, मानव मन की पहेलियों ने ज्यादा आकर्षित किया, इसलिए उधर झुकाव ज्यादा हुआ। जी। और फिर प्रेमचंद की तरफ कैसे आना हुआ? फिर तो आप देखिए, आपको एक दरवाजा खुलता है आपके सामने। जी। फिर उस दरवाजे में चलते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं। फिर प्रेमचंद हो, कमलेश्वर हो, अनेकों राइटर्स हैं जो आपको, अमृतलाल नागर, ये आपको अपनी तरफ
ले लेते हैं, आप नहीं जाते हैं, आपकी औकात ही नहीं है, बस आप उसमें डूबते चले जाते हैं। और आपको मैं एक और बात बताऊं, साहित्य को पढ़ने का सबसे बड़ा आनंद ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में उस लेखक के साथ खड़े होते हैं, आप जिसकी बात सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। और अगर मैं स्त्रियों की बात करूं, आप अक्सर अलग अलग देश के लेखकों की कहानियों उपन्यासों को पढ़ते समय महसूस करेंगी कि अरे औरतें तो सारे संसार में एक ही तरह से हैं, एक ही तरह से जीती हैं, एक ही तरह से सोचती हैं, एक ही तरह से सफर करती हैं, एक ही तरह से अपना मुकाम बनाती हैं, एक ही तरह से जुड़ती हैं, जुटती हैं और टूट करके उसका साथ निभाती हैं जिसको प्यार करती हैं, और अंततः सफल होती हैं। सफल होती है। मैं इस बात को मानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मानना भी चाहिए। हाँ, और जो उनका जुझारू नेचर, व्यक्तित्व होता है, वो मुझे कहीं नहीं दिखाई देता है। तो किस लेखक को आप कहोगे कि वो महिला प्रधान लिखते थे कहानियाँ? यस, देखिए मैंने जैसे आपको भी बताया, सबने अलग अलग तरह से वर्णन किया है नारी व्यक्तित्व का। जी, अलग अलग तरह से। अब मुझको तो कभी कभी लगता है लोग बातें करते हैं पुरुषों के बारे में जी, कि पुरुष नहीं सोचते हैं। स्त्रियों के बारे में जितना अच्छा पुरुषों ने लिखा है जी, उतना शायद स्त्रियों ने नहीं लिखा है। ये तो बहुत सही बात आपने कही है ना। हाँ। आपको मतलब उनकी मन की ग्रंथियां, देखिए हर व्यक्ति अंदर और बाहर उसके दो स्वरूप होते हैं जी, और किसके मन की अतल गहराइयों में कौन कहाँ तक उतर सकता है जी। मुझको लगता है पुरुष स्त्रियों के मन में ज्यादा गहरे उतरे हैं जी। कैसे, ये एक सोच का विषय हो सकता है, शोध का विषय हो सकता है जी, पर ये है ऐसा और है। शायद इसी ने आपको आकर्षित किया शरद चंद्र जी के बारे में जो आप कह रहे हो। शरद चंद्र जी की तरफ बढ़ने का वो एक छोटी उम्र होती है ना, 10th क्लास की। हाँ। तब आप प्रेम, कुतूहल, संबंधों की शिथिलता, मजबूती, उनके विचलन में कुछ बार बार समझना चाहते हैं जी। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, विमल मित्र का एक उपन्यास है खरीदी कौड़ियों के मोल, 2 वॉल्यूम में है। वो 2 बहनों की कहानी है, किंतु उन 2 बहनों की कहानी के माध्यम से उस काल की राजनीति और सामाजिक दशा का मेरे ख्याल से इतना खूबसूरत वर्णन कहीं नहीं मिलेगा जी। विमल मित्र की खासियत है कि वो एक रहस्य पहेली बना के रखते हैं। अच्छा। तो वो कहानी भी कहते हैं और आप उनके उपन्यास को छोड़ नहीं सकते हैं क्या अंत तक जाए बिना, क्योंकि आप पता नहीं। और ये उनके लेखन का मूल तत्व है, जिस तरह से शरद के लेखन का मूल तत्व है कि वो मन के भावनाओं और जिद को बहुत दूर तक ले जाके बताते हैं, जितना कभी कभी आप महसूस करेंगे कि नहीं ऐसा तो शायद कभी हमने भी अपने संदर्भ में देखा था। एक्चुअली सबसे मजेदार बात मैं आपको बताऊं साहित्य की, साहित्य सबसे ज्यादा आपकी आपसे मुलाकात कराता है। अच्छा, क्योंकि वो कैसे? वो ऐसे कराता है कि जैसे हम स्त्रियां यहाँ हैं आज, बहुत खूबसूरत बात है जी। हम बहुत सारे संदर्भों में रिएक्टिव होते हैं, हम प्रतिक्रिया करते चले जाते हैं जी। पर हम सोचते नहीं है कि हम इतने प्रतिक्रियावादी क्यों, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब आप साहित्य के किसी पात्र को ऐसा करता हुआ पाते हैं जी, तो आप, अगर ईश्वर की कृपा से आपकी बुद्धि सही है, भावनाएं सही है, तो आप रुक करके, ठहर करके अपने लिए सोचते भी हैं कि ये जो मुझे देख पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, कभी मेरे द्वारा भी ऐसा किया गया था। अच्छा। तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? आपने जिस तरह से समझा है साहित्य को और जिस तरह से आप वर्णन कर रही हैं, वो मजबूर कर रहा है मुझे कि मैं भी ये किताबें पढूं। अरे ऋचा जी, मैं आपको बताऊंगी, और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहती, आप जिंदगी भर याद रखेंगी कि हाँ मैंने ये सब किताबें पढ़ी। और मैं आपको मजेदार बात ये है कि मैं आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और देशांतर, देश के बाहर की पुस्तकें सजेस्ट करूंगी, और आपको लगेगा कि अरे ये 2 लेखक इतनी दूर दूर बैठे हुए एक ही तरह की बातें कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, तो क्या बात है। आप जब पाउलो कोएल्हो को पढ़ेंगे, आप जैक लंडन को पढ़ेंगे, और आप प्रेमचंद की स्त्रियों की बात पढ़ेंगे, और तो आप समानता नजर आए। एससी पोटेकाट की किसी स्त्री की बात पढ़ेंगे, दक्षिण के प्रांत, एक प्रांतर की कथा उनका उपन्यास है जिसमें उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आप देखेंगे ये सारे लोग एक ही तरह की बातें क्यों करते हैं, कैसे करते हैं।
क्या बात। तो ये तो बाद में हम जानना चाहेंगे कि अगर आप सजेस्ट करें तो 5 कौन सी ऐसी किताबें होंगी जो इंसान को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो जी, अभी मैं थोड़ा सोच लेती हाँ हूँ। आप सोच के बताइएगा। लेकिन क्यों ना आपकी लिखी एक कविता हो जाए। चलिए मैं सुनाती हूँ आपको एक कविता। कब लिखी गई, किस संदर्भ में लिखी गई? हाँ, वो संदर्भ ये 2021 में लिखी थी मैंने जी। और मैं एक बार ऐसे ही बच्चों को बताते हुए निकल रही थी कि देखो पेड़ को देख करके महसूस करो, जिंदगी ऐसी ही है। असल में मुझे हरा रंग पसंद है और पेड़ में हरे रंग के सारे स्वरूप मिलते हैं। मैं आपको बताऊं, पत्ते को जब वो नया नया निकलता है तो हम उसको पल्लव कहते हैं जी। तो इसलिए जब ईश्वर के बचपन का वर्णन करते हैं तो उनके हाथों का वर्णन करते हैं तो बोला जाता है कर पल्लव। अच्छा। मुलायम कोमल पत्ते जैसे। वाह वाह वाह। फिर बहुत सारे पत्ते आपको काही रंग के दिखेंगे। जी। तो वो पत्ते हैं जो आंधी तूफान धूप बरसात में मजबूती से डटे रहे और अपनी पूरी उम्र उन्होंने प्राप्त की। परिपक्व हो गए। आज ओम त्र्यंबकम यजामहे जिस जो हम श्लोक पढ़ते हैं जी। उस श्लोक का मतलब भी तो यही है कि हे ईश्वर तुम हमको इतनी आयु दो कि जिस तरह से तरबूजा स्वयमेव परिपक्व होने पर डंठल से अलग हो जाता है वाह। उसी तरह से हम जीवन से विलग हुए। तो ये प्रार्थना करते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में वंदनात्। अनुराधा जी आपके लिए एक प्रोग्राम पर्याप्त नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, मेरे को कविता सुनानी थी हाँ, आपको और तो मैं पत्तों के माध्यम से बात करती हूँ जिंदगी की। जी। पत्तों का गिरना उड़ना पड़ना जीवन की जड़ों को एक राह दिखाता है कि कोई आता है कहने को तो जाता है। जी। हम अबोध आंखों से जीवन समंदर देख भरमाते हैं, तब तब तारे टूट जमी पर आते हैं। देखो वो हमें समझाते हैं, तुम लौ को जगाए रखना, तुम लगन बनाए रखना, पैरों को जमी पर रख कर फलक को उठाए रखना। कि हर शाख पे कोई पत्ता है, हर बात में कोई सत्ता है। सत्ता के समंदर में बातों की जो आंधी है, पत्तों ही नहीं शाखों को नहीं पेड़ों को उड़ाकर वो हवा आंधी पानी धूल मिट्टी गगन धरा आग अगन ताप तपन सबको मिटा देती है, कहने को हवा देती है। वाह, बहुत सुंदर। हवा के उस खटोले पर कितनों का है आना जाना, पत्तों का तो बहाना है, जीवन यूं ही बिताना है। वाह, क्या बात कही तो है। जिंदगी ऐसे ही चलती है। बहुत सशक्त कविता और बहुत सत्य इसमें आपने लिखा है। तो चलिए इतने हैवी लिटरेचर के बाद एक गीत सुना जाए हमारे मिथुन।
पुकारे तुझे सुन, सुनाते वही धुन। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। इस समय फ्रीडम पर सब कुछ बिक्री पर है। सभी फर्नीचर पर 20 से 60% तक की छूट पाएं, जिसमें सोफा, लिविंग और डाइनिंग, आउटडोर, बेडरूम और गद्दे शामिल हैं। स्टोर वाइड जल्दी करें, बिक्री अभी चालू है केवल फ्रीडम पर। ये था हमारे स्पॉन्सर्स का संदेश। तो पहली अभी भी जारी है श्रोताओं, भाग लेते रहिए। जब आप आ नहीं रहे तो गूगल ज़रूर करिए और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में ज़रूर पढ़िए। तो आशा है कि आप मिथुन जी के गाने का आनंद उठा रहे होंगे और साथ में इतनी अच्छी वार्ता हो रही है हमारी डॉक्टर अनुराधा तिवारी जी के साथ, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। तो चलिए और आगे सवाल पूछते हैं और साहित्य के बारे में थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अनुराधा जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि नई पीढ़ी के लिए ये सवाल है कि साहित्य और भाषा में क्या अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की पीढ़ी जो है वो भाषा को ही साहित्य समझती है कि अगर हम हिंदी बोल लेते हैं तो हम साहित्य समझ सकते हैं या कविताएं समझ सकते हैं। तो आपकी नज़र में क्या अंतर है भाषा और साहित्य में, सरल शब्दों में बताइए। बहुत सही कहा आपने ऋचा जी। एक्चुअली मैं किसी भी डेफिनेशन पर ना जाते हुए जी बताना चाहूँगी कि ध्वनियों का सम्यक और उच्चारण और वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुतिकरण भाषा है। जी, हमारे मुंह से हवाएं निकलती हैं जो कभी तालू से, कभी दांत से, कभी केवल सीधे गले से, कभी नाभि से। जी, इस तरह की जो हवा या आवाज निकलती है जिसको हम वैज्ञानिक तरीके से बांटते हैं और बांधते हैं, फिर उनको नियोजित करके शब्द बनाते हैं, ये भाषा के अंतर्गत आता है। जी। तो भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। वैज्ञानिक तरीके से किसी भी निकलते हुए मुख विवर से निकलते हुए, मुंह से निकलते हुए तरीकों को संयोजित करने का ये है भाषा। जी। और भाषा हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि बताने के तरीके तो कई हो सकते हैं, इशारे से, समझा करके, आंखों से, किंतु हम उसको ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाषा का आविष्कार हुआ। जी। और हर भाषा का अपना एक इतिहास है और उसकी एक वैज्ञानिक प्रणाली है। जी। किंतु जब मनुष्य ने भाषा आविष्कृत कर ली, जी। तो जैसा कि आप जानती हैं, प्रत्येक मनुष्य या जीव भावनाओं का पुंज है, तो उसको अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की जरूरत पड़ी। जी। भावनाओं में एक प्राथमिक भावना ले लीजिए जी, प्रेम। तो प्रेम कैसा है? माँ का प्रेम है, बच्चे जी। का प्रेम है, जी। प्रेमिका का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, माता पिता का प्रेम है। प्रेम के इतने स्वरूप हैं, तो इतने स्वरूपों को अलग अलग तरीके से हम बताएं तो उसके लिए भाषाएं समृद्ध होती चली गई, साधन हो जाती हैं। समृद्ध माने एक एक भाव के लिए अलग अलग शब्द बनाए गए। जी। तो उन शब्दों का जब एक समृद्ध संसार हमारे पास हुआ, तो हमने अपनी भावनाओं का चित्रांकन करना शुरू किया, जी। लेखांकन करना शुरू किया। जी। तो ये सब कुछ साहित्य में आता है। तो अर्थात भावनाओं का वो उद्रेक, वो बहाव, जी। जिसको हम सामाजिकता, राजनीतिक संदर्भ, ऐतिहासिक संदर्भ, आर्थिक संदर्भ, इन सब में लेकर के व्यक्त करते हैं किसी भी माध्यम से, तो माध्यम कई बने इसके, विधाएं इसको हम लोग कहते हैं। जी। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेडियो टॉक, ये सब साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं। और मनुष्य ने अपने भावों को इन सभी विधाओं के माध्यम से लिख करके इस दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और सभी लोग फिर एक दूसरे के मनोभावों से परिचित हुए।
लिखने का जब तरीका आया तब लिख करके, नहीं तो इसके पहले वाचिक परंपरा थी और हम स्मृति और याददाश्त के बल पर इस चीजों को आगे बढ़ाया करते। जी, तो ये साहित्य अलग है, साहित्य बिल्कुल। एडवांस है, भाषा मौलिक आवश्यकता है। हाँ, वही भाषा जो है एक साधन कह सकते हैं, अभिव्यक्ति का लेकिन- साधन जिसमें वैज्ञानिकता, जी, वो भाषा है। हाँ, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल। बात बताने के, कहने के बहुत सारे हाँ, तरीके नहीं, हो बहुत सकते हैं। अच्छे से आपने समझाया। और अगला प्रश्न ये होगा कि किसी भी साहित्य की गूढ़ता को समझने के लिए, गूढ़ता से अगर उसको समझना चाहें तो क्या आवश्यकता है उसकी? देखिए, पहले मैं इसके विरोध में जाती हूँ, साहित्य गूढ़ नहीं होता। अच्छा। आप साहित्य तो मैं बहुत सरल शब्दों में सबसे कहती हूँ, साहित्य क्या है? मेरी तुम्हारी उसकी बात। तो मेरी तुम्हारी उसकी बात गूढ़ तो तभी होगी जब हम अंदर से जटिल होंगे, हम अंदर से सरल होंगे तो हमारी बातें भी सरल होंगी। तो हम सरल भी होते हैं और कठिन और गूढ़ भी होते हैं। तो इस तरह से साहित्य हर आपके हिसाब में भी जाता है, सरल भी होता है और गूढ़ भी होता है। साहित्य में बस केवल आपको उतरना होता है, उसका होना होता है। अगर आप एक पुस्तक लेकर के, आप एक कहानी लेकर के बैठे हैं, आप ईदगाह पढ़ रहे हैं मान लीजिए प्रेमचंद की, तो जब हामिद की चिमटे की बात आती है तो आपको याद करना होता है कि एक दादी के लिए उसका पोता और उसके बचाए हुए एक पैसे, ये दादी का प्यार, और उस पोते के लिए कोई खिलौना न लेकर के और तरह तरह के तर्क लगाना कि मैं ये लूंगा तो वो टूट जाएगा, तो मैं चिमटा लेता हूँ कि दादी की उंगली जल जाती है। बस आपको वहां तक जाना होगा ना, आप अंदर से खुद ही भीग जाएंगे, आपको अपनी दादी याद आ जाएंगी। हाँ। तो यही तो काम करता है साहित्य, प्यार तो में प्यार बह जाना है, आपके हिसाब से बह जाना है। बस आप उसको पढ़िए मत आंकड़े की तरह, वो आंकड़ा नहीं है, वो आप हैं, वो मैं हूँ। तो आप जब आप और मैं बन के साहित्य पढ़ेंगे तो फिर तो साहित्य तो फिर आपका अपना ही है। बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाया इसको, क्योंकि साहित्य को समझना सबके बस की बात नहीं। जैसा आपने कहा कि पढ़ लेते हैं हम तो गीता रामायण भी पढ़ ही लेते हैं, लेकिन अगर उसकी भावनाओं को समझें और उससे जुड़ें तो उसका एक अलग ही मतलब निकलता है। तो कोई भी साहित्य या कोई भी कविताएं समझना जो है वो आपने एक उदाहरण देने का मेरा मन कर रहा है बहुत जल्दी से। हम रामायण पढ़ते हैं तो हम कैकेयी को एक दुष्ट चरित्र के रूप में लगाता है, पर हम उसी के साथ मैथिली शरण गुप्त का जब अष्टम सर्ग पढ़ते हैं साकेत का, तब हम कैकेयी की बात सुनते हुए और कैकेयी की तरफ से दिए हुए संताप को पढ़ते हुए रोने लगते हैं। क्या लिखा है उन्होंने, है ना? तो तब आप कैकेयी के साथ रो रहे होते हैं कि हाय एक गलती ने ऐसे बना दिया, ये नहीं करना चाहिए था मुझे, बिल्कुल, है ना? तो ये काम करता है साहित्य। जी, तो बहुत ही बढ़िया। जैसा मैंने कहा कि एक कार्यक्रम आपके लिए कम है और आपको और भी सुनना हम चाहेंगे आगे और समझना चाहेंगे साहित्य को बेहतर तरीके से। तो अगर कोई एक और कविता या गीत आपने लिखा है तो वो हमें सुना दीजिए और फिर हम आगे को बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप कहें तो मैं वो कविता पढ़ दूं अपनी माँ की, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मेरी माँ डॉक्टर सुशीला शर्मा, उन्होंने पढ़ते हुए ही पीएचडी की। क्या वो भी साहित्यकार थी या? वो कविताएं बहुत सुंदर लिखती हैं, लिखती थी, अब तो नहीं लिखती हैं, अब तो बहुत वृद्ध हो गई हैं। और जब वो लिखती थी तो उनकी प्रेम की कविताओं को पढ़ के जाना कि ओह, उन्होंने पापा से कितना प्यार किया। अच्छा। उनकी ओज की कविताओं को पढ़ के जाना कि उनके अंदर कितनी आग थी। ये बचपन में नहीं जाना, जब मैं उनकी कविताएं पढ़ती थी कालांतर में समझ में आया कि ये उनके कैसे कैसे भाव थे। तो उनकी एक कविता जो मंच पे मैंने नीरज के सामने पढ़ी थी, क्या बात और उन्होंने मुझको बुला के मेरी पीठ थपथपाई थी, वो है परिचय। अच्छा। तो मैं मंच पर परिचय पढ़ती हूँ जी। मैं अग्नि क्रांति की गायिका हूँ, मैं अग्नि क्रांति की गायिका हूँ, शोषित की हूँ संदेश दूत, शोषण का मापदंड कह लो, वह पीड़ा की विकल दूत। वाह। मैं उल्का हूँ नीले नभ की, मैं उल्का हूँ नीले नभ की, बड़वा नल की हूँ वाल, मैं तड़कन गिरती विद्युत की या महामृत्यु की अमरताल। क्या बात। भैरव का तांडव मुझको, भैरव का तांडव मुझको, काली का खप्पर लाल लाल, मैं वृक्षंकलता का पात्र लिए पीती हूँ मदिरा लाल लाल। मैं शोषित की हूँ चीतकार, मैं शोषित की हूँ चीतकार, पीड़ित मानवता की पुकार, मैं चमकीले वैभव पर विष की वर्षा सी फुहार। वाह। तुम सुनो या मत सुनो, तुम सुनो या मत सुनो, मुझको इसकी परवाह नहीं, मैं चिर आशा की विजय चिन्ह,
छोटी बातों की चाह नहीं, मैं नहीं निराशा विश्वासी, मैं नहीं निराशा विश्वासी, मेरे सम्मुख खड़ी विजय, ये मेरा छोटा सा परिचय। वाह, क्या बात है, क्या लिखा है उन्होंने। तो बस ये परिचय पढ़ते पढ़ते बढ़ चले इसी राह पर, और ऐसा मन करता है कि उनसे भी कभी मुलाकात हो तो। अरे काश। लेकिन कविताओं से ही उनकी मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा। तो इस सेक्शन का यही अंत करते हैं। आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा युवा पीढ़ी के लिए? युवा पीढ़ी हमारी बहुत स्मार्ट है, बहुत जानती है, और उसके पास बहुत कुछ अंग्रेजी साहित्य से जुड़ी हुई है, वो उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इतना कुछ साहित्य हमारे, तो अंग्रेजी साहित्य से जुड़ी है तो प्लीज जैक लंडन को पढ़िए, पढ़िए पाउलो कोएलो को। आपको वो द काइट रनर एक किताब है, वो पढ़िए जी। आप दुनिया को जानिए, समझिए। लेकिन हिंदी साहित्य भी पढ़िए। नहीं, आप ये सब पढ़ेंगे ना, मैंने तो आपको कहा ना, दरवाजा खुलेगा जी। फिर दरवाजे में तो फिर सबकी एंट्री है, आप अंदर आइए। तो और साहित्य कौन सी 5 किताबें होंगी जो आप रेकमेंड करोगे? ये तो मैंने अभी तक सोचा नहीं, मैं बताती हूँ, आगे सोचते हैं। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और अगली चर्चा की तरफ हम बढ़ेंगे, और वो चर्चा होगी चुनावी चर्चा। और ये बहुत ख़ास होगा इस बार, क्योंकि हम सब महिलाएं जो हैं चुनाव चर्चा करेंगी। क्योंकि आपको पता है कि पुरुषों के वर्ग में हम महिलाओं को इतना मौका नहीं मिलता है कि हम राजनीतिक चर्चा करें। तो इस विषय पे हम बातचीत करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं मिथुन जी का एक और गीत। हाँ, पहली ज़रूर भाग लेते रहिए। धन्यवाद। अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। प्यार की दुश्मन लाख बनी ये दुनिया दीवानी। हमने वफा की राह न छोड़ी, हमने तो अपनी हार न मानी। उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लुट
जाता है, लुट जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। पास हो कितने पास, मगर नजदीक भी दूरी लगती है। प्यार जिन्हें हो जाए उन्हें कुछ और नजर कब आता है, कब आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। खत्म न हो ये प्यार का वो अफसाना है। तुम भी जो हमारे साथ चलो तो हमको वहाँ तक जाना है। वो झूम के अपनी धरती से आकाश जहाँ मिल जाता है, मिल जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। Every Sunday from 10, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 10 से 11 बजे तक।
श्रोताओं, हमारा पहेली अभी भी जारी है और जो हमारे शहीद जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका जो है आपको बताना है कि किस दिन उनका जन्म हुआ था। और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम पे आपको उसका जवाब भेज सकते हैं, या नहीं तो फिर हमारे मोबाइल फ़ोन पे टेक्स्ट भेज सकते हैं 0468467196। तो कुछ जवाब आ गए हैं सुनील जी, और श्रोता अब जवाब देते रहें और लॉटरी से हम एक नाम निकालेंगे। और सिर्फ ये बताना है कि शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म कब हुआ था, इसी हफ्ते हुआ था, ये आपको हम क्लू दे सकते हैं, डेट वही है। ये भी बताना चाहेंगे कि श्रोताओं, अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो काकोरी कांड के बारे में ज़रूर पढ़िए। 30 साल की उम्र में, महज 30 साल की उम्र में वो फांसी पे चढ़ गए, और जो काकोरी कांड उन्होंने जिसको किया और जिसकी वजह से हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते गए, तो उस बारे में ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, बहुत अच्छा। और जो आजकल जो नया इवेंट हो रहा है वर्ल्ड कप T20 जी जो हाँ, है, तो वो भी बहुत चर्चा में है। और चर्चा में है बहुत सारे रीजन से, क्योंकि अच्छे अच्छे जो टीम्स जो हैं वो बाहर हो गए उससे जो है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब इस बार थोड़ा सा चेंज किया उन लोगों ने जो उसका फॉर्मेट जो है। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है वो आईसीसी ने इसको हर 2 साल में मनाते हैं T20 का। और इस बार जो है ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ मिलके कर रहे हैं। तो पहली बार अमेरिका में क्रिकेट हो रहा है, और अमेरिका जीत भी रही है, और जीत भी रही है, तो और अच्छा है। मतलब पता नहीं कमर्शियल रीजन से हो रहा है या जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा है। और उसके टिकट्स वगैरह भी बहुत चर्चा में थे कि बहुत महंगे थे, लेकिन लोगों ने फिर भी ख़रीदा। तो 800 से लेके $1000 देके लोगों ने मैच देखा है ये वाला जी। तो इस बार जो है नॉर्मली जो 16 टीम्स होती थी वो खेलते थे, और इस बार जो है 20 टीम जो है खेल रहे हैं। तो 20 टीम में जो है इन्होंने इस बार जो है 2024, 2026, 2028 एंड 2030 में होने वाला है इस बार टूर्नामेंट जो है, जो इसमें 20 टीमों को शामिल किया जाएगा। और ये जो 20 टीम है उन्होंने जो है इसमें 4 ग्रुप बनाया गया है। तो 4 ग्रुप मतलब 5-5 जो टीम्स के 4 ग्रुप हैं, और उसमें जो टॉप 2 टीम्स ही वो अगले 8 के राउंड में आ जाएंगे। तो 2-2 जो है 4 ग्रुप से वो बनेंगे 2 ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अच्छा। तो 4 और 4 मतलब 8 टीम खेलेंगे। तो इस बार जो है बहुत अच्छे जो थे टीम्स थे जो कि दावा करते थे कि वो जीत जाएंगे, वो बाहर हो गए। जैसे पाकिस्तान एक है, न्यूजीलैंड है, वो इतना अच्छा न्यूजीलैंड बाहर हो गई है। न्यूजीलैंड भी बाहर हो गया। भाई भारत आगे रहे, बस हमें तो बस इसी की चिंता है। अभी तक तो किस्मत भी कहिए या मतलब टैलेंट तो है ही। तो इस बार अच्छा कर रहे हैं मतलब, लेकिन काफ़ी क्लोज मैचेस हो रहे हैं। तो अगला जो है 8 की जो शुरू होगा तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग होगा मैच जो है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अगर ऐसे ही टीम खेलती रही और महादेव की कृपा रही तो हम जरूर विजयी बनेंगे। और क्या, वो बहुत ज़रूरी भी है। इंडिया मतलब हमेशा ऑन पेपर हमेशा नंबर 1 रही है, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी में हमेशा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो चलिए श्रोताओं, अब आगे हम चुनाव चर्चा की ओर बढ़ते हैं और अपने अगले मेहमानों से आपको मिलाते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको मिलाते हैं पल्लवी, सॉरी आपका लास्ट नेम मैं भूल रही, सोहनी मेरा नाम है। सॉरी, पल्लवी सोहनी जी से आपको मिलाते हैं। तो उनकी ही ज़ुबान से सुनते हैं उनका परिचय कि वो भारत में कहाँ से हैं और क्या रुचियाँ हैं और कैसा काम करती हैं वगैरह वगैरह।
तो पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्पण स्टूडियो में। अपने बारे में हमें बताइए। नमस्कार श्रोतागण, मैं पल्लवी सोहनी, मैं झीलों के शहर भोपाल से आती हूँ। वाह। और ऑल द भोपालीज इन द हाउस, ये आज मैं सुनील जी और ऋचा जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने चुनाव चर्चा में 3 लेडीज़ को लेके आई हैं। वो खुद भी रहेंगी तो 4 रहेंगे हम साथ में मिलके। तो बहुत आभार कि आपने हमें बुलाया। और जैसे मैं बताया, मैं भोपाल से हूँ और वहीं पे मेरी सारी पढ़ाई और मेरा सारा एजुकेशन वहाँ का है। कर्म भूमि कहें तो मैं और मेरे हस्बैंड ट्रैवल बहुत करते हैं, तो हम बहुत साल यूएस, फिर कनाडा, न्यूजीलैंड, थोड़ा समय इंडिया और अब ऑस्ट्रेलिया में आके रह रहे हैं। कितने वर्ष हो गए ऑस्ट्रेलिया में? हमें गत 2 वर्षों से यहाँ पर हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा लग रहा है, सनशाइन एंजॉय कर रहे हैं। तो इतना भ्रमण करने के बाद भी इतनी शुद्ध हिंदी, मजा आ गया। क्योंकि शुद्ध हिंदी का कारण ये है कि मातृभाषा एकदम मन में बसी रहती है। वाह वाह वाह। आप दुनिया में कहीं जाइए, कितनी ही फ्लैशी इंग्लिश या कोई वहाँ की भाषा, जैसे अनुराधा जी ने कहा कि ये साहित्य सब जगह का अच्छा होता है, लैंग्वेज सब जगह की बहुत अच्छी होती है, लेकिन अपनी मातृभाषा से जो प्रेम मिलता है, अपनी मातृभाषा में जो मज़ा आता है, और हिंदी की तो जवाब ही नहीं है। आप देखिए, हमारा जो दर्पण रेडियो का ग्रुप है, लोग बिल्कुल ग्लूड हैं आज। ये भाषा का ही तो कमाल है कि सब लोग जुड़े हुए हैं, इतने बढ़िया कमेंट लिख रहे हैं। समय मिला तो ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। तो हाँ, आपकी रुचियाँ क्या है पल्लवी जी? मेरी रुचि है लर्निंग में। मैं अनुराधा जी जैसे ही अध्यापिका हूँ। अच्छा। मैं प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल की टीचर हूँ। अच्छा, और अभी कार्यरत हूँ एक प्राइमरी स्कूल में। सो माय लाइफ हैज बीन लव ऑफ लर्निंग एंड लव फॉर लर्निंग। क्या बात है। मतलब अभी जब अनुराधा जी बोल रही थी तो मैं बिल्कुल उनको एकदम मंत्र मुक्त होके सुन रही थी। अनुराधा जी ने तो सबको मंत्र मुक्त कर दिया, और ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम साहित्य पर ही चलता रहे, लेकिन चुनावी चर्चा भी बहुत जरूरी है। जी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट चुनावी चर्चा। तो चलिए उस पे हम आते हैं। और कुछ आप अपने बारे में कहना चाहेंगे? हाँ, आप रुचि के बारे में पूछ रही थी कि क्या रुचियाँ हैं। ट्रैवल के अलावा मेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग रुचि है जो आजकल बहुत छाई हुई है, जो आजकल बहुत लोग बात करते हैं, वो है न्यूट्रिशन, डाइट एंड न्यूट्रिशन। जी। और मेरा इंटरेस्ट है हमारी पारंपरिक पाक कला में, कि हमारे देश में जो इतना रिच नॉलेज है खाना बनाने का, समय क्या, किस पर, कौन से समय पे क्या यूज़ करना। मैं आपको एक छोटा सा अगर मैं उदाहरण दे के बता सकूं तो 2 साल पहले करीब मुझे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से डायग्नोज किया था। और मैं डॉक्टर्स के पास गई। उनके पास अनफॉर्चुनेटली पेन किलर्स देने के अलावा उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं था। एंड ऐसे ही चर्चाओं के थ्रू बात करते करते आई केम अपॉन हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़, हमारी ट्रेडिशनल कुकिंग मेथडोलॉजीज़। और आज मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आई एम हील्ड, आई डू नॉट हैव दैट कंडीशन एनी मोर। एंड जब मैं डॉक्टर्स के पास जाती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं, मैम बताइए आपने क्या चेंजेस किए जिसके कारण ये रिजल्ट क्या आया बात है। मैं तो हतप्रभ हो जाती हूँ। जो हमारे अतिथिगण आते हैं यहाँ पे, वो मुझे एक नया टॉपिक दे के जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक कार्यक्रम न्यूट्रिशन पे भी होना चाहिए। भारतीय जो पद्धति है तो ज़रूर करेंगे। लेकिन चलिए हम आपको पहले अपने अगले अतिथि से मिलाते हैं। हमारे अगले अतिथि हैं सारिका सिंह, जो भारत से हैं, और आइए उनके मुख से ही सुनते हैं उनका परिचय। तो सारिका जी, आपका स्वागत है दर्पण स्टूडियो में। आप भारत में कहाँ से हैं, क्या प्रोफेशन है, क्या रुचियाँ हैं, वगैरह वगैरह। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सुनील जी का और ऋचा जी का स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भारत में उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से हूँ जी, और मेरा नाम सारिका सिंह है। मैं पिछले 15 साल से सिडनी में रह रही हूँ अपने परिवार के साथ, पति और 2 बच्चों के साथ जी। मैं यहाँ पे प्री स्कूल में टीचर हूँ, ऑबर्न क्रिश्चियन प्री स्कूल में टीचर हूँ।
तो ये तो टीचर्स का ही कार्यक्रम हो गया भाई। मुझे यही लग रहा है शायद हम सभी इसीलिए एकत्रित ईश्वर की यही मंशा थी। यही मंशा थी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप ऋचा जी। जी, मेरी रुचियाँ जो है जैसा कि अभी सोहनी जी ने बताया कि पाक कला में, तो मेरा भी जो है हेल्थ में बहुत रुचि है। तो मुझे हेल्दी डाइट्स का बहुत शौक है, तो मैं भी देखती रहती हूँ, यूट्यूब वीडियोस देखती रहती हूँ और कुछ कुछ बनाती रहती हूँ। मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत पसंद है। जी हाँ, सारिका मेरी मित्र हैं और मुझे पता है कि बहुत ही हेल्दी खाती हैं और एक्सरसाइज वगैरह में हमेशा रत रहती हैं। जी, और मेरा जो संबंध है भारत में, मैं जिस परिवार से आती हूँ, मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ और एक सामाजिक परिवार से आती हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय श्री राणा कृष्ण किंकर सिंह बस्ती जिले के विधानसभा कप्तानगंज से 2 बार निर्दलीय विधायक और 1 बार नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। नगर पंचायत नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। जी, तो आपको जो है बिल्कुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं आप। बहुत ही चुनाव प्रचार में भी आपने बहुत बार भाग लिया है और काफ़ी एक्टिव रोल आपने प्ले किया है। तो आपसे जो है इस विषय पे चर्चा करना जो है वो हम लोग का सौभाग्य रहेगा। तो आप परिणाम के बारे में सबसे पहले आपसे पूछते हैं सारिका जी कि क्या आपकी टिप्पणी है, क्या प्रतिक्रिया है जो चुनाव का रिज़ल्ट रहा। उसके पहले हम मोदी जी को बधाई देते हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, और हमें तो बहुत गर्व होता है इस बात को लेके कि वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव का परिणाम रहा उससे मैं बहुत खुश नहीं हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने बिल्कुल सही कहा। जो एक हम सभी का अनुमान था, जो एक एग्जिट पोल में जो हम सभी लोगों ने जो अनुमान लगाया था और जो एग्जिट पोल में आया था कि मोदी सरकार को भारी बहुमत मिलेगी, लेकिन वो सबके लिए आपको माइक के पास आना पड़ेगा। हाँ जी। वो सबके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। लेकिन इस बात की हम सबको संतुष्टि है कि मोदी जी, एनडीए की बहुमत की सरकार आई और मोदी जी, हमारे मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक मजबूत और भारी बहुमत की सरकार आई। हमेशा एक मिलीजुली सरकार से बेहतर होती है, बहुमत की सरकार एक मिलीजुली सरकार से बेहतर होती है और देश हित में और अच्छे फैसले लेती है। जी, चुनाव परिणाम से ये भी दिखा कि कुछ राज्यों में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रभाव नहीं किया, रिजल्ट नहीं दिखाया, और क्षेत्रीय दलों ने अच्छा प्रभाव दिखाया। जी, लेकिन मैं आखिरी में यही कहना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये जनता का फैसला है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और आप क्या कहना चाहेंगी पल्लवी जी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी यही आइडियाज़ थे और यही विचार थे जी। अभी इन्होंने कहा कि जो लास्ट स्टेटमेंट था उनका, वो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा जी। कि ये एक्चुअली डेमोक्रेसी की जीत है, लोकतंत्र की जीत है जी। जहाँ पर लोगों ने मोदी पर अपना विश्वास दिखाया और मोदी के नाम पर, मोदी के लिए वोट दिया। लेकिन जहाँ पर कमियां लगी बीजेपी की, जहाँ पर उनको लगा कि यहाँ पर बीजेपी अपने राह से थोड़ा हट गई है, वहाँ पर उन्होंने उनको चेहरा दिखाया। इस कारण से मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की विजय है और इस कारण से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है बीजेपी को संभलने का, क्योंकि ये इलेक्शन था जिसमें वो डगमगाई है जी। लेकिन वो जैसे हम चलते चलते एकदम से डगमगा जाते हैं और एकदम से अपना झाड़ते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं, किसी ने देखा तो नहीं जी। देख तो सबने लिया है, कुछ तो हुआ है, और ये जो कुछ हुआ है उसका संज्ञान बीजेपी लेगी और बाकी पार्टीज भी लेंगी। जो अभी एक एब्सेंट ऑपोजिशन था, जो अभी हम 10 वर्षों से देख रहे थे, ऑलमोस्ट एन एब्सेंस ऑपोजिशन, आई एम हैप्पी दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो वापस आ रहा है, क्योंकि बहुत आसान होता है ये कहना पावर में आना और ये इस इंटेंशन से आना कि हम कम्युनिटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए करेंगे, लेकिन उतना ही आसान है उस डगर से थोड़ा सा इधर से उधर हो जाना। और ऑपोजिशन का काम होता है, एक सगड़ ऑपोजिशन हमें चाहिए ताकि हमारी गवर्नमेंट सही काम पे चले और एरोगेंस
ना करें। बहुत अच्छे से आपने कहा और इट मेक सेंस। तो आइए, लेकिन हम यूपी निवासी जो हैं ना, हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि जिस तरह से परिणाम रहे। अनुराधा जी, आपका क्या विचार है परिणाम के बारे में? सबसे पहले मैं हृदय से बहुत खुश हूँ। कैसे भी सही, मोदी जी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ। और मैं अक्सर लोगों से बात करते समय ये कहती थी कि वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए जी, एक सशक्त नेता या हमारा मुखिया होना बहुत आवश्यक है जी। तो आप इस बात पर सहमत होंगी कि वैश्विक परिदृश्य में मोदी जी ने भारत को जिस तरह से उठाया है जी, जिस तरह से जमाया है, हम कहें कि हमारे पुराने गौरव को पुनर्स्थापित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, बिल्कुल सही है ना। पर अब यही बात उत्तर प्रदेश की, जितना आपका हृदय दुखी है, मेरा उससे 100 गुना ज़्यादा दुखी है। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ जी। एक ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज को बड़ा दोयम दर्जे का समझा जाता था जी, कि भाई प्राइवेट कॉलेज वालों के पास तो ये फैसिलिटी है, ये चमक दमक फलाना ठिकाना। जी। आपको मैं बता रही हूँ चित्रा जी, इस सरकार ने आने के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से शक्ल बदली है, और चूंकि मैं कुछ उन सौभाग्यशाली प्रिंसिपल्स में हूँ जिनके समय में इस तरह की चीज़ें आई कि हमारे कॉलेज हाईली इक्विप्ड हो गए, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड्स, फर्नीचर, और हमारे यहाँ शोध के लिए पैसे मिलने लग गए लोगों को। पहले कहा, मैं अपने ही कॉलेज की अगर बात करूं, 15 साल से वहाँ किसी भी टीचर को शोध के लिए कोई भी सहायता नहीं मिली जी। और विगत इस समय मैंने तो सुना भी नहीं कभी। अब इस समय मैं डिग्री कॉलेज की बात कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी की नहीं कर रही हूँ। इस समय हमारे यहाँ ढेर सारे टीचर्स हैं जो शोध कर रहे हैं। क्या बात है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को दिखने के लिए, पहले तो जमने के लिए, बनने के लिए, फिर दिखने के लिए थोड़ा समय तो लगता है। शिक्षा की हमारा तरीका कितना पुराना है। तो आखिर उन लोगों को तो वोट देना चाहिए। आखिर वो सब, मैं एक बात बताऊँ, मेरा मन करता है, पता नहीं कैसे, वो साहित्य वाली हूँ ना, तर्क ज्यादा नहीं चलता, दिमाग भावनाएं उभड़ उभड़ के आती हैं कि सबको किसी भी तरीके से ऐसा किया जाए कि एक तो मैंडेटरी करा जाए कि सबको वोट करना है। जी, ये जो हम बौद्धिक परिचर्चा बिल्कुल, हम चुनाव प्रणाली के बारे में आगे बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आज हम सुनील जी की राय जान पाएंगे कि नहीं पता, क्योंकि हमारी ही इतने ओपिनियन हैं और बातें हैं कि आज चर्चा जो है वो महिलाओं द्वारा ही होगी। चलिए सुनते हैं गीत। मतलब मैं सुन रहा हूँ और काफ़ी अच्छा, मतलब सब लोगों के जो, आप बस पहेली की याद दिलाते रहिए। जरूर सुविधाओं, पहेली अभी भी जारी है, और जो है आप जल्दी अपना जवाब जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम में दीजिए, और हमारे मोबाइल फ़ोन पे 0468467196 पे अपना जवाब दीजिए। तो आपको $50 का वाउचर मिलेगा कलर्स ऑफ इंडिया से, जो कि एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। थैंक यू। अरे चढ़ गया ऊपर रे, गुटर 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 गुटम, गुटर 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 गुटम। अरे चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे सोना कबूतर रे, गुटर 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 गुटम, गुटर 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 गुटम। रे पंछी दीवाना चुग कर दाना, उड़ गया फर फर रे, अटरिया पे है, अटरिया पे लोटन कबूतर रे। मर गया ऊपर रे, गुजरिया पे लोटन कबूतर रे, गुटर 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 गुटम, गुटर 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 गुटम। पंछी दीवाना पाए जहाँ दाना, आए वही मुड़ मुड़ के अटरिया पे
अटरिया पे लौटन कबूतर रे। अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना कबूतर रे। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम। बालों में जो पंख डारे हैं गोरियां, कितने कबूतर मारे हैं गोरियां। तूने शिकार करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम। यूं तो कई थे पागल कबूतर, दिल उड़ा एक घायल कबूतर। नजरों से वार करके अटरिया पे सोना कबूतर रे। अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना कबूतर रे। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम। सोना कबूतर नहीं उड़ा चुनरी, चुनरी के संग मोरी नहीं गया मुंदरी। धक धक ये दिल धड़के अटरिया पे सोना कबूतर रे। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम। अरे चुनरी में तारे भर दे कबूतर, मुंदरी में मोती जड़ दे कबूतर। दिल का इलाज करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे। अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना कबूतर रे। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम। देखी है तो मर मर जई है कबूतर, चली हो जो तन के ऐसे मटक कर। जोबना पहाड़ करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे। गुटर 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 गुटम। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. You can listen to community announcements and sponsorships on our website, darpanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। श्रोताओं, हम कर रहे हैं चुनाव चर्चा। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी टिप्पणियां पढ़ के दर्पण फोरम में, और ये कहना चाहूँगी अपने सभी अतिथियों से कि उपाध्याय जी ने लिखा है कि चुनाव तो हो चुका है, चुनाव की चर्चा ना हो के इसका नाम होना चाहिए चुनाव पोस्टमार्टम। लेकिन ये सब चुनाव चर्चा के ही तहत आता है। तो अगला प्रश्न हमारा ये होगा, या चर्चा का विषय ये होगा कि भाई उत्तर प्रदेश में क्यों इतनी सफलता नहीं मिली बीजेपी को और इतनी बड़ी हार क्यों हुई। तो सारिका जी जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, तो सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि उनकी नज़र में ऐसा क्यों हुआ। सारिका जी क्या कहती हैं आपकी, क्यों ऐसा रिजल्ट रहा? रिचा जी, मैं इसे राजनीतिक दावपेच की तरह देखूंगी। राजनीति तत्कालीन मोदी सरकार, मेरा मानना है कि वो अपना मैसेज जो है वो अच्छे से कन्वे नहीं कर पाए, जबकि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जमीनी रूप से अपना अच्छा तालमेल बिठाया जी। और जातीय समीकरण का भी बहुत अच्छा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। सपा और कांग्रेस के गठबंधन को बहुत इसका फ़ायदा मिला जी।
और विश्लेषण में ये भी आया था कि अगर 400 पार मोदी सरकार आती है तो वो रिजर्वेशन और जो संविधान बदल देंगे, जिसका खामियाजा जो है वो भाजपा को भुगतना पड़ा। और मेरा ये भी मानना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा ने इस बार, उनको लगा कि यूपी तो उनके हाथ में ही है और उनका ध्यान सारा जो केंद्रित था वो दक्षिण की तरफ था। अच्छा। उन्होंने 61 दिनों में 22 रैलियां की। जी जी जी। तो मुझे यही लगता है कि जो इनका जो नुकसान हुआ, ज़्यादा सारा फोकस जो था उनका दक्षिण की तरफ ज़्यादा था। जी, तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही। और पल्लवी, आपकी नज़र में क्यों ऐसा हुआ? अयोध्या क्यों हमें बीजेपी को नहीं मिली? मैं यूपी के बारे में पहले कमेंट करती हूँ, फिर अयोध्या पे आती हूँ। जस्ट टू स्टेटिस्टिक्स अगर देखें हम, तो एनडीए को, जो कि बीजेपी की अलायंस है, उसको 36 सीट्स मिली हैं और इंडिया जो अलायंस है उसको 43 सीट्स मिली हैं। और यूपी अब कन्वर्ट हो चुका था अब तक बीजेपी के गढ़ में। जी। यहाँ पे स्टार प्रचारक योगी जी हैं और उनकी अयोध्या का मंदिर बनना, ये सारी जितनी भी बड़ी चीज़ें हुई हैं ये यूपी में ही हुई हैं। और उसमें बीजेपी का बैकफुट पे आ जाना विथ लूजिंग सो मेनी सीट्स, ये बहुत शॉकिंग था। मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था, सबके लिए। बिल्कुल। मगर जब ग्राउंड रियलिटी देखनी स्टार्ट की थी, तो जो सबसे पहली चीज़ समझ में आती है, जो इनकी अलायंस थी, जो इन्होंने बीएसपी के साथ की थी, समाजवादी, जो कि मायावती की पार्टी के साथ जो इन्होंने अलायंस रखी, वो अलायंस ने कुछ भी फ्रूशन नहीं लाया। अच्छा। एक भी सीट तो मतलब क्या गलत उम्मीदवार चुन लिया? गलत इन द सेंस कि मतलब गलत पार्टनर जरूर चुना, जो कि बीजेपी जनरली नहीं करती है। जी। सो जितने भी दलित वोट जो थे, जो यूपी के दलित वोट थे, वो बीजेपी बीएसपी की तरफ तो नहीं आई, वो कांग्रेस और सपा की तरफ चली गई। अच्छा। और इन्होंने बिल्कुल सही बात की, जो ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड वर्किंग जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कवर किया, बीजेपी के बहुत सारे सांसद केवल मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे थे। जी। उस कारण से जो है, जैसे मैं कहती हूँ कि आज का जो वोटर है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है, वो बहुत समझता है अपनी ज़रूरतों को, और कहाँ से क्या फ़ायदा किधर से मिलता है उसी पर ही डिसीजन लेता है। जी। तो एक ये अलायंस का मुझे ज़रूर लगता है कि बहुत इफ़ेक्ट किया यूपी में बीजेपी को। दूसरी चीज़ जो थी वो है, जो बहुत अमेठी में स्पेशली उभर के आ रही थी, वो है महंगाई और बेरोजगारी। अच्छा। ये दो चीज़ों की चर्चा गजब की थी। अनफॉर्चुनेटली आजकल मीडिया बहुत हमको बहुत वैसा वर्जन देता है, एकदम एक लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्जन देता है। लेकिन अगर आप जो इंडिपेंडेंट, अगर आप जर्नलिस्ट को फॉलो करें तो वहाँ पर लोग खुल के बोलते हैं। और महंगाई और बेरोज़गारी की बहुत समस्या है यूपी में, आज भी पलायन चलता है यूपी से। वो इस समय तक 10 साल में ये सोच रहे थे कोई मेजर इंडस्ट्री वहाँ पे आएगी, कोई बेरोज़गारी के लिए कुछ किया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुई, जिसका जवाब मुझे लगता है बीजेपी को मिला है। अच्छा, तो ये एक बड़ा कारण रहा। आपसे पूछना चाहूँगी अनुराधा जी, आपकी नज़र में कहाँ चूक हो गई? देखिए, बहुत जो मुख्य कारण थे वो सारिका जी और पल्लवी जी ने बताए। मुझे भी ये लगता है कि अति आत्मविश्वास में केवल मोदी जी, चूंकि ये अरे मोदी जी हैं तो जीत ही जाएंगे जी, इस चीज़ ने भी बहुत नुकसान किया। अच्छा। इस चीज़ ने शायद थोड़ा, वही बात है ना कि आप बैठे और आप चूके, तो ये थोड़ा बैठ गए जिसको कहना चाहिए। इनके पास दो हीरो थे, एक बहुत बड़ा चेहरा मोदी जी का, दूसरा योगी जी। इन दोनों, लेकिन योगी जी ने भी बहुत काम किया है उत्तर प्रदेश में। योगी, यही तो आश्चर्य की बात है। आपको ये हमेशा लगेगा कि जनता की स्मृति इतनी छोटी होती है ना, इतनी लघु होती है। अच्छा। उस समय उनको जो अप्रोच कर रहा था वो उनको ज्यादा लुभावना लगा ग्राउंड लेवल पर जी। उनको लगा कि नहीं, अभी तो हमें 20 मिला है, ये हमें 25 देंगे। अच्छा। मैं जिस तरफ इशारा कर रही हूँ आप जी जी बिल्कुल। ये 25 का लालच उल्लू बना गया पब्लिक जी। रही बात महंगाई और बेरोजगारी की, आप जानते हैं बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे यहाँ जी, और
जितना मैं गवर्नमेंट सेक्टर में होते हुए देख रही हूँ, लगातार प्रयास जारी है। तो इन प्रयासों हम करने चलते हैं, हजार का भला, कुछ कारण ऐसे आ जाते हैं कि वो चीज़ कभी कभी फेल हो जाती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय हिंदुस्तान की सारे न्यूज़ चैनल्स पर छाया ही हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा, खैर ये तो हमेशा शासन और समाज में टक्कर चलती रही है, खींचातानी थी, पर मेरे को मुख्य रूप से लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके लोगों ने लास्ट मोमेंट पर जाकर के पब्लिक को अपनी बातों के प्रति ज़्यादा विश्वास में लिया। मैं तो आपको इतना कहना चाहूँगी ऋचा जी, इतना ज़्यादा काम किया गया है कि इनके पास वो लोग नहीं है कि वो उसको एडवर्टाइज कर सके उस लेवल पर, इतना काम हुआ है। अच्छा, ये बीजेपी की बात आप कह रहे हैं? जी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मतलब ये एक दुख की बात है, क्योंकि हम उस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो आप ये कहेंगी कि कार्यकर्ताओं ने सही तरीके से प्रचार नहीं किया या लोगों तक बात नहीं पहुंचाई? बिल्कुल, मुझको लगता है कि लोगों को ये नहीं बताया गया कि देखो तुम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। जी। तो जब वो खाली बैठे हुए थे, उस समय दूसरे आए, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, जी, हम तुम्हें वो दिलवा देंगे, हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। और पैसे की भी बात सुनाई देती है। अरे कि भाई वो सब बहुत सारी बातें हैं। जी। लेकिन मैं अगर एक यहाँ पर बात कर सकूं, जी, प्रचार और प्रसार में बीजेपी का कोई सानी नहीं है जी, ये मैं ज़रूर कहूँगी। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मतलब आपकी बात काटते हुए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद जाके देखा है कैसे छोटी से छोटी जो भी उनकी पॉलिसीज़ रहती हैं, जो भी कुछ स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप्स में चालू करते हैं, वो कैसे लोगों तक पहुंचाना। कोविड के टाइम पर जिस तरीके से मशीनरी ने एक्ट किया है, और जिस तरीके से लोगों तक दवाएं, और मतलब जो वार्ड ऑफिसर था उसको फ़ोन करना पड़ता था, मेडिकल ऑफिसर को किसी को कोविड हो जाए तो बात वीडियो कॉल करना पड़ता था। इतना ब्यूटीफुली काम किया है। काम तो बहुत काम और प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ चूक है वहाँ तो एक्सेप्ट करना बनता है कि भाई हमने कहीं पर थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। क्योंकि अगर आप लहर देखें, शुरू में चालू किया था, इस बार 400 के पार, फिर जैसे ही ग्राउंड रियलिटी पर समझ में आया कि नहीं उतना नहीं हो रहा है, तुरंत फिर अगर आपने देखा हो कि उन्होंने फिर ये जुमला कहना बंद कर दिया, क्योंकि उनको समझ आ रहा था, उन्हें समझ उस तरीके से आ रहा था। फिर 2-3 गलतियां ऑन द वे हुई, मंगलसूत्र की बात करना, ये करना, जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद उस स्टैचर पे, उस जगह पे शायद शोभा ना देता हो, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग किया गया। और कहीं ना कहीं उस चीज़ का इफ़ेक्ट हम भारतीय आज भी बहुत ही सम्मेलन से और बहुत साझेदारी से काम करके चलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, और ये बात भी मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, स्पेशली NRI कम्युनिटी को लेकर, कि हम लोग, मुझे नहीं लगता कि सब बीजेपी वाले हैं, लेकिन हम मेजॉरिटी ऑफ अस आर मोदी बिलीवर्स। बिल्कुल। नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अनुराधा जी? नहीं, मैं ये बात कहना चाह रही कि जिससे कि आपने एक बात तो रिपीट की कि हाँ ठीक है, अति आत्मविश्वास ने गड़बड़ कर दिया। आप जो बात कह रही है ना, काम, मैं खुद कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा काम किया है कि उस काम को लास्ट मोमेंट पर वो याद नहीं दिला पाए कि देखो हमने तुम्हारे लिए इतना किया, और लास्ट मोमेंट पर कोई और आया और उसने कुछ इनकी जो चीज़ें आपने भी कही कि ये कहना 400 पार, और जैसा भी पल्लवी जी ने कहा कि ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, उस चीज़ों के संदर्भ में शायद लास्ट मोमेंट पर इनके लोगों को ये समझा नहीं पाए। और दूसरा समीकरण, तो हम ये कहें समीकरण तो राजनीति में देखे ही जाते हैं, अब तो उम्र और समझ ये बता ही रही है, तो उस समीकरण का भी कुछ नुकसान हो। मुझे लगता है कि इन्होंने उम्मीदवार का जो चयन था वो बहुत अच्छे से नहीं किया, जबकि वहीं पे सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन था, उन्होंने उम्मीदवार अपने जो है बहुत अच्छे से उतारे, और जातीय समीकरण का फ़ायदा भी इन्हें कांग्रेस और सपा गठबंधन को मिला, जो कि एक बहुत बड़ी हमारे देश में जो है जातीय समीकरण जैसे है, लोग धर्म और जाति के आधार पे वोट करते हैं। लेकिन अयोध्या में क्या चूक हुई? अयोध्या में मुझे लगा, इनको लगा कि हम मंदिर बना के जो है हम
वोट जो है हम ले लेंगे। भाजपा को ऐसा लगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो मुझे लगता है कि वो कुछ अलग ही थी। जो वहाँ पे जो पिक्चर जो दर्शाता है वो अलग ही थी। जो मंदिर को बनाने में जो मैंने देखा, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, मंदिर को बनाने में कई सारे जो मेन रोड के घर थे वो उजड़ गए, और सुनने में ऐसा आया कि लोगों को उतना मुआवजा नहीं मिला। तो उससे काफ़ी आम जनता में काफ़ी जो था असंतोष था, काफ़ी नाराज़ थी जो जनता थी भाजपा के प्रति। तो वो मुझे लगता है कि उसका उनको बहुत फ़ायदा नहीं हुआ मंदिर का वहाँ पे। जी, मैं इससे सहमत हूँ कि ये बात सुनने में आई कि अयोध्या में इतनी जो तोड़फोड़ हुई उसकी वजह से जनता बहुत परेशान हुई। हालांकि मुझे ये भी लगा कि बहुत सारी दुकानें या घर जो है लोग बहुत आगे सड़कों तक बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद जो है वो तोड़फोड़ नाजायज़ नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से। हालांकि मुझे इसके बारे में कॉन्फिडेंटली नहीं पता है कि वो जायज़ थी तोड़फोड़ या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से हम विदेशों में जो हम लोग रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे भारतीयों को ये लगता है कि मोदी जी ने एक भारत की अलग पहचान बनाई है और हमें वो गर्व महसूस कराया। मैं तो बहुत गर्व महसूस करती हूँ। पहले भी भारत का नाम था, भारत का नाम कभी कम नहीं था, लेकिन आज एक नंबर 1 की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी इसको और आगे लेके जाएं, और शायद जो है वो विकसित देशों में टॉप में आ जाए भारत, ऐसा मैं मानती हूँ। पल्लवी जी, आप क्या सोचते हो? बिल्कुल आपने सही बात कही। और आपके जैसे, हम जैसे जो लोग, अब मैं आज 25 साल से इंडिया से बाहर हूँ जी, और मैंने तो पूरी जर्नी देखी है। हमारा फर्स्ट प्लेसमेंट था डेनवर कोलोराडो में, जब मैं और मेरे हस्बैंड थे जी, एंड वहाँ पे हम जाते थे, लोग हमसे मिलते थे, हम भारतीय थे, हमसे मिलते थे, तो हमें एक ऐसे देखा जाता था कि जैसे चलो छोटे भाई, हम तुम पर हाँ, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम यहाँ और गरीब देश से आ रहे हो, देश से, देखो कितनी तुमने तरक्की की। हमको इस तरीके से देखा जाता था जी, और रिस्पेक्ट किया जाता था तभी भी। लेकिन एक बड़ा, मतलब जैसे आप किसी बेगर को चलते हुए देख लें और मुस्कुरा दें, इस टाइप की फीलिंग लगती थी। और वही जो ट्रांसफॉर्मेशन अब होता है, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल पहले की बात है, मैं न्यूजीलैंड में क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो मैं एक हाई स्कूल में गई, मैं अपना रेज्यूमे लेके गई। उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा और मेरी तरफ देखा, फिर मेरा रेज्यूमे देखा, फिर उन्होंने कहा, आप मैडम टीचर के लिए आई हैं या टीचर एड के लिए आई हैं? मैंने कहा मतलब अभी तक भी ये दिमाग में था कि आप टीचर के सपोर्ट में रह सकते हो, अच्छा, मगर आप टीचर बनो, लीड नहीं ले सकते। ये बड़ा, बिल्कुल ये बड़ा मोदी जी ने हम सबको लीडर बना दिया है ना। खुद तो वो भारत को बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हम सब में इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने भर दिया है, और ये साइमल्टेनियसली हुआ है जी जी, क्योंकि ये केवल मोदी जी के कारण, मोदी जी एक बड़ा हिस्सा है, उसका दूसरा हिस्सा हम इंडियंस भी हैं जिन्होंने इतनी तरक्की की है, इतनी मेहनत की है, और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उनको बहुत बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है, विथ मिनिमल लॉलेस लॉ प्रॉब्लम्स। बाकी काफ़ी कम्युनिटीज़ आई हैं जिन्होंने तरक्की भी की है, ये भी किया है, लेकिन उनके साथ उनकी लॉ प्रॉब्लम्स भी रही हैं, problems with the law and order of that particular state or country। लेकिन हम लोग जो भारतीय आते हैं, वैसे भी हम लोग वायलेंस से दूर रहते हैं, अपना रोजी रोटी में बिजी रहते हैं, अपने बच्चे संभालने में रहते हैं, और हम इन लॉफुल एक्टिविटीज़ में रहते हैं। कई लोग, सारिका जी आपसे पूछना चाहूँगी कि हिंदुत्व को इसके लिए ब्लेम करते हैं कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने इतना हिंदू कर दिया कि उससे जो है बाकी पक्ष जो दलित हैं, जो मुस्लिम हैं, उन्हें ये बात नहीं जची। तो ये एक, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि किसने क्या कहा, लेकिन हम ये, क्या इसने रोल प्ले किया? मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। मोदी जी जो हैं वो हर एक धर्म जाति को लेके चलते हैं जी। किसी एक
धर्म या जाति की राजनीति, धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर की राजनीति करते हैं जी। किसी एक धर्म या जाति की राजनीति नहीं करते हैं मोदी जी, सबको लेके चलते हैं जी। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ रिचा जी। नहीं, मैं बिल्कुल सही है। हो सकता है कि चुनाव प्रणाली का भी इसमें रोल रहा हो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पहेली जारी है, आप ज़रूर उसमें भाग लेते रहिए। सुनते हैं एक गीत। हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह जहां। चेहरा कंवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। चेहरा कंवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। उतरी है तू आसमान से, तुझसा ज़मीं पे कहाँ। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 0413385976। श्रोताओं,
आज की पहली का विनर जो है वो लॉटरी सिस्टम पे आया है। आज का नाम अरविंद वर्मा। सो आपको हम लोग कांटेक्ट करेंगे और पहले तो बधाई अरविंद वर्मा जी को। बहुत और सभी को भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को भाग लेने के लिए बहुत बहुत आभार। नहीं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी, और लोगों ने याद किया उनको। तो जी हाँ, तो उत्तर तो बता दीजिए। तो जो उनका जो है वो पैदा हुए थे 11 जून 1897। तो ये बहुत उस जमाने में अधिक गांधी के टाइम में। जी, और उस ज़माने में ऐसी सोच और इतनी देशभक्ति। तो चलिए, धन्यवाद। और अपनी चर्चा हम जारी रखते हैं। समय तो भागता ही जा रहे हैं सुनील जी, लेकिन चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इस बार हम प्रश्न करेंगे चुनाव प्रणाली के ऊपर कि उसको कैसे सुधार करना चाहिए। और ये जो है हमारा चर्चा का लास्ट सेगमेंट होगा, क्योंकि समय समाप्त की तरफ बढ़ रहा है। तो अनुराधा जी, आप जाते जाते क्या ऐड करना चाहेंगे? आपको क्या सुधार नज़र आता है होना चाहिए चुनाव की प्रक्रिया में? और वो 5 किताबें भी बता दीजिए हमें। जी जी जी, मैं सोच रही थी आप भूल गई। नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन किताबों का सबका रंग, टेक्सचर, कलेवर, भावनाएं, मन, तरीका अलग अलग है। तो वो 5 किताबें जरूर पढ़ें आप। गबन प्रेमचंद का उपन्यास है, ये मैं उपन्यास बता रही हूँ। जी। शेष प्रश्न शरद चंद्र का उपन्यास है। शेष प्रश्न? जी जी जी, आपने ये नाम नहीं, आपने श्रीकांत सुना होगा, देवदास सुना होगा जी। शेष प्रश्न पढ़िए। अच्छा। और अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है जी। और बहुत विचार उद्वेलन आपको मिलेगा इस उपन्यास में। अरे वाह। और कई जगह आप स्तब्ध होंगे, हिलेंगे, सोचेंगे, शायद कोई स्ट्रेटजी भी बनाने लग जाए। अरे वाह। और कंकाल जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का बनारस देखिए। अच्छा। बहुत सारे रंग हैं बनारस के, बहुत सबसे पुराना शहर है इस संसार का, बहुत महत्व है उसका, पर कंकाल में भी बनारस बसता है और वो कैसा है शायद आपको डराए। और अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर का उपन्यास है जी। ये तो सुना है मैंने। सुना है ना नाम? जी। पढ़िए जरूर। थोड़ा धैर्य रखिए, उपन्यास बड़े होते हैं जी, तो वैसे ही बड़े होते हैं जैसे जिंदगी बड़ी होती है जी। और शेखर एक जीवनी, ये बिल्कुल अलग तरीके का है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नाम आपने सुना होगा। अच्छा। अज्ञे अपने आप में जब सामने आ जाते थे तो हिमालय पर्वत जैसे शांत, स्तब्ध करने वाले, ग्रेसफुल, आपको अप्रतिहत करने वाले, आप उनकी तरफ देखते रह जाएं और आपको लगे कि आज आपका दिन बन गया, आपने किसको देख लिया। और कहीं आपने अगर उनको सुन लिया जी, तब तो आप ऊपर वाले को धन्यवाद देंगे। ये अज्ञे का आकर्षण था। हाँ, नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिंदगी को कैसे समझता है। शिखर एक जीवनी उनका बहुत चर्चित उपन्यास है। पता नहीं, उनकी भाषा मुझे थोड़ी क्लिष्ट लगती है, लेकिन उनकी भाषा पर हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में कहा जाता है जी, कि सबसे खूबसूरत, समृद्ध, प्रौढ़ भाषा जी छायावाद की है। छायावाद मतलब वो महादेवी प्रसाद निराला जी जी, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत वाला काल जी, वो काल कविता में था और ये हिंदी में उस समय गद्य में जो लिख रहे थे उनकी भाषा सबसे समृद्ध भाषा थी जी। अज्ञे पर जयशंकर प्रसाद का बहुत जबरदस्त प्रभाव है जी। कमाल की बात है कि अज्ञे जितने तत्सम शब्द उठाते हैं, तत्सम माने तत्सम, उसके जैसे संस्कृत से निकले हुए, हिंदी के शब्द संस्कृत से आए हैं ना जी, उतने ही अज्ञे कुछ उन लोगों में है जिन्होंने तद्भव शब्दों को बहुत लोकप्रियता दिलाई। ये थोड़ा हिंदी में अंदर जाने वाली बात है। और शब्दों का जब आप मजा लेने लगे, जिस तरह से जिनकी इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है ना, वो खूब खेलते हैं शब्दों से। जी जी, मैं आपको भगा ले गई आप। हाँ बिल्कुल, आज हम भटकेंगे नहीं क्योंकि समय भागता जा रहा है। प्रणाली के संदर्भ में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बस कुछ भी करके, वैसे सरकार बहुत प्रयास करती है कि हर आदमी निकले और वोट करे जी। चूंकि मैं ऐसी जगह पर हूँ, इतनी मेहनत की जाती है,
शासन प्रशासन के स्तर पर लोगों को जगाने और समझाने के लिए आप मेहनत करें जी, पर पता नहीं वोट क्यों नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसा करें चुनाव प्रणाली में कि सब बाहर लोग रहने वाले वोट दें। सब वोट करें। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। तो चलिए अब हम पल्लवी जी से पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन? नीतीश जी की क्या जो है स्ट्रेटजी है, ये समझ में नहीं आई। मुझे इंटरेस्टिंग अभी किसी ने शायद आपने या किसी ने ही मेंशन किया था कि अगला प्रधानमंत्री कौन, योगी या नीतीश कुमार कौन रहेगा। और मुझे लगा कि क्या आजकल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की एक प्री रिक्विजिट हो गई है कि उन्हें बैचलर होना जरूरी है। जी अच्छा ये तो अच्छा पॉइंट आउट किया आपने। जी एक्चुअली मुझे लगता है ये क्यों बीजेपी में जो नेक्स्ट कैडर है जिसमें कि टेक्नोक्रेट्स हैं, क्योंकि मोदी जी खुद एक टेक्नोक्रेट हैं, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज दिस थिंग, बट उनके जो काम है वो बिल्कुल एग्जीक्यूशनरी हैं, वो एग्जीक्यूशन का तो कोई तोड़ है ही नहीं, तो मुझे नजर नहीं आता बिल्कुल है। लेकिन उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रुप जो चालू किया है, जो कि आप अश्विनी वैष्णव में देखते हैं, जो रेलवे मिनिस्टर है, उनके पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं। अच्छा, ही इज ऑफ द 2 मिनिस्टर्स जिनके पास 3 मिनिस्ट्रीज रखी हैं। लास्ट वाले उसमें भी थी, इसमें भी हैं। वो हैं पीयूष गोयल हैं। और मुझे नारी सशक्तिकरण में बहुत विश्वास है। हम निर्मला सीतारमन को भी क्या हम देख सकते हैं एज ए, मैं तो स्मृति ईरानी को भी देखती हूँ, हालांकि इस बार तो उनकी भयंकर हार हो गई लेकिन उनका पोटेंशियल बहुत है। जब वो पोटेंशियल जितना उनका है, उनको उतनी ही आगे सीख भी लेनी है जी। और ये बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए एक मंत्र गणना करने का, एक सोचने का कि मुझे कहाँ कैसे क्या और करना चाहिए जिसमें कि मैं सर्वव्यापी लीडर बन सकूं जैसे कि मोदी जी हैं। बहुत अच्छी बात। सारिका जी, चुनाव प्रक्रिया में क्या सुधार आप देखना चाहते हैं? चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहले मैं तो चुनाव आयोग को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि देश के विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र का जो जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव कराया बिना किसी बड़ी घटना के या किसी कोई कहीं भी कोई वायलेंस नहीं हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहती हूँ चुनाव आयोग को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत इंडिया में इस समय बहुत ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है जी। तो मेरा सुझाव है कि उन्हें एक अनुकूल मौसम में चुनाव कराना चाहिए। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि भारत में केंद्र और राज्य शासित सरकारें हैं जी, और जिनका कार्यकाल 5 साल का है। 5 साल पे चुनाव होते हैं हमारे देश में। तो मेरा सुझाव है कि 1 नेशन 1 पोल होना चाहिए, क्योंकि हर चुनाव में बहुत आर्थिक और सरकारी मशीनरी का प्रयोग होता है, तो उससे काफ़ी हमें हमारे समय की बचत होगी, आर्थिक रूप से भी हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। तो 1 नेशन 1 पोल कराना चाहिए आने वाले समय में। और मुझे ये भी लगता है, आप शायद सहमत हो इससे सारिका जी, कि अनिवार्य होना चाहिए जो है वोटिंग। और कहीं से भी, जैसे मेरे घर में मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे परिवार के सदस्य जो गर्मी की छुट्टियां थी और वो बाहर गए हुए थे किसी कारणवश या घूमने, तो वो उपस्थित नहीं थे, तो वो वोट नहीं दे पाए। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है कि आप कहीं भी हो, किसी भी पोलिंग बूथ पे जाके आप वोट कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि ये भी भारत में लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। हाँ, हम ई वोटिंग कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पे भी हो, तो आप वोटिंग कर सकते हो। और थोड़ा मुझे लगता है कि जनता को लुभाने के लिए हम कुछ इंसेंटिव्स भी रख सकते हैं पब्लिक में। जैसे आपने अगर कुछ किया, कुछ रिवॉर्ड या टैक्स बेनिफिट, कुछ इस तरह की हम पॉलिसी, कुछ नीतियाँ ला सकते हैं जनता को आकर्षित करने के लिए कि वो आए और अपना मतदान करें। उनका मतदान जो है वो भविष्य जो है वो तय करेगा आगे कि कौन आगे आएगा। और इन्हें ये एहसास दिलाएं कि उनका एक वोट जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर एक बात कह सकूं इसमें कि ये बात तो सही है कि हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे गरीब भारतीयों में कमी है उसकी। हाँ कमी है, लेकिन हमारा मिडिल क्लास जो है, जो बहुत ही इसको कैजुअली लेता है, आई थिंक दे नीड टू गेट अप एंड दे नीड टू राइज अप एंड कम। एंड जो इस बार अगर हम परसेंटेज देखें, ऐसा नहीं कि कम परसेंटेज रहा है, लेकिन उतना भी नहीं रहा, ये भी शॉकिंग है कि आपका 65% पोलिंग रही है इस बार।
चलिए, बहुत अच्छी। देखिए, बातें तो बहुत है चुनाव चर्चा में, लेकिन आज जो है वो चर्चा यहीं विराम देना पड़ेगा इसे। तो पल्लवी जी, अनुराधा जी और सारिका जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर चर्चा और इतनी प्रभावशाली तरीके से आपने अपनी बात रखी, हमें बहुत गर्व है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और जानकारी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो इस समय फ्रीडम पर हर चीज पर बिक्री चल रही है। सभी होमवेयर्स पर स्टोर वाइड 50% तक की छूट पाएं। इसमें गलीचे, लाइटिंग, बैड लिनन, वॉल आर्ट, दर्पण और भी बहुत कुछ शामिल हैं। जल्दी करें, बिक्री अभी चालू है केवल फ्रीडम पर। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर्स का संदेश आप लोगों के लिए। तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स पढ़ने को मिले। समय नहीं मिला कि उनको पढ़ के सुना सकूं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी टिप्पणियों के लिए। बहुत बहुत आभार। आगे भी कार्यक्रम सुनते रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday at 10 a.m. and to contribute and provide feedback on anything you heard today, contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 10 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। जान हथेली पे ले आया, वक्त कोई भी था मैं आया, मैंने वादा निभाया। होंठों पे दुआ हरदम ये रही, तेरे एक गम पे 100 खुशियां मेरी हो निसार। यारों ने मुझको बुलाया, जान हथेली पे ले आया, वक्त कोई भी था मैं आया, मैंने वादा निभाया। होठों पे दुआ हरदम ये रही, तेरे एक गम पे 100 खुशियां मेरी हो निसार। हमें दे दो तो दिखला दे तुमको, हमें तुमसे मोहब्बत मेहरबान है कितनी। ये इजाजत हमें दे दो तो दिखला दे तुमको, हमें तुमसे मोहब्बत मेहरबान है कितनी। कहा तो पहले भी विराज कहते हैं तुम ही हमारी मंजिल हो। यारों ने मुझको बुलाया, जान हथेली पे ले आया, वक्त कोई भी था मैं आया, मैंने वादा निभाया। होठों पे दुआ हर